नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 यानी कि क्लास 12 का सेमेस्टर 7 का चैप्टर नंबर 4, आय और रोजगार के निर्धारण। दोस्तों ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन दोस्तों ये जो चैप्टर है ये अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से दिया गया रहता है। किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो इसको समग्र मांग और संबंधित अवधारणाओं के नाम से दिया गया है, या अन्य बुकों में अन्य नाम से दिया गया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दोनों नाम लिखे हैं। और दोस्तों मेनली मैंने यहाँ पर चैप्टर 4 इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये एनसीईआरटी में जो है चैप्टर 4 पर दिया गया है। दोस्तों आज इसमें हम जानेंगे कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या होती है। और दोस्तों यह चैप्टर 4 का पार्ट फर्स्ट होने वाला है। दोस्तों यह चैप्टर लंबा है तो इसे हम आपको कई सारे पार्ट में कराएंगे, 2-3 पार्ट में। तो दोस्तों इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जो वीडियो है इस चैप्टर 4 का पार्ट फर्स्ट होने वाला है, जिसमें आज हम देखेंगे समग्र मांग और संबंधित अवधारणाओं के बारे में। ठीक दोस्तों, यह वीडियो पूरा हिंदी मीडियम में होने वाला है और यह वीडियो आपके सीयूटी और बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों तो बिना समय व्यर्थ करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों हम चैप्टर में जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि समग्र मांग का अर्थ क्या है। दोस्तों समग्र मांग का अर्थ जानने से पहले हमें जरूरी है कि मांग का अर्थ जाने। दोस्तों मांग क्या होती है? मांग वो होती है जो एक व्यक्ति द्वारा की जाती है, यानी कि जब एक व्यक्ति विशेष मांग करता है, यानी कि एक अकेले व्यक्ति की डिमांड को हम क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। तो दोस्तों और जब ऐसे कई सारे लोग मांग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड कहते हैं, यानी कि बाजार मांग कहते हैं। और दोस्तों समग्र मांग का अर्थ यह होता है, एक अर्थव्यवस्था में जितने भी सारे के सारे क्षेत्र हैं, चाहे वो निजी उपभोग व्यय हो, या चाहे वह फर्म की मांग हो, या चाहे वह सरकार की मांग हो, या चाहे वह शेष व्यय की मांग हो, उसी को हम क्या कहते हैं? उन सभी को हम समग्र मांग कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों समग्र मांग किताबी भाषा में जो कहा जाता है उसे आइए हम जान लेते हैं। दोस्तों समग्र मांग को पहली बात तो इंग्लिश में कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एडी। एडी मतलब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड। दोस्तों समग्र मांग से अभिप्राय अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से है, जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान दिए गए आय के स्तर पर खरीदने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है उससे अभिप्राय होता है कि सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से है, जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र लेखा अवधि के दौरान एक दिए गए आय के स्तर पर खरीदने की योजना बनाते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों आप सोचेंगे कि एग्रीगेट डिमांड एक स्टॉक अवधारणा है या एक प्रवाह अवधारणा है, या ऐसे ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहे होंगे ना। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एग्रीगेट डिमांड यानी कि जो समग्र मांग है, यह क्या है? यह एक प्रवाह अवधारणा है। क्यों? क्योंकि यह एक लेखा वर्ष के अवधि के दौरान तैयार किया जाता है, क्योंकि एक समय बिंदु पर नहीं, एक समय अवधि में तैयार किया जाता है, इसलिए क्या कहेंगे? इसे एक प्रवाह अवधारणा कहेंगे। ठीक दोस्तों, दूसरे शब्दों में एडी यानी कि समग्र मांग ही समग्र व्यय है, यानी कि अगर हम कहें तो जो समग्र मांग है वही क्या है? समग्र व्यय है, जो कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र एक दी गई अवधि के दौरान खर्च करने को तैयार हैं। यानी कि हम दूसरे शब्दों में जो समग्र व्यय होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? समग्र मांग के बराबर मांग सकते हैं। हम समग्र मांग को समग्र व्यय कह सकते हैं, यानी कि एडी को ही हम समग्र व्यय कह सकते हैं। दोस्तों वैसे हम आइए समझाते हैं थोड़ा सा आपको। देखिए दोस्तों हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, पहला है डिमांड, ठीक दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं मांग, और दूसरा है सप्लाई। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों डिमांड कौन करता है? डिमांड कौन करता है? उपभोक्ता करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कंज्यूमर बोलते हैं इंग्लिश में। यानी कि जो डिमांड होती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो उपभोक्ता द्वारा की जाती है। और जो सप्लाई होती है वो किसके द्वारा की जाती है? यानी कि जो पूर्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो उत्पादक द्वारा की जाती है, यानी कि प्रोड्यूसर द्वारा की जाती है। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों डिमांड में अगर हम देखें, अगर कोई डिमांड करता है तो इसका मतलब क्या है? यानी कि अगर उपभोक्ता डिमांड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो क्या करना चाहता है? खर्चा करना चाहता है। यानी कि जब आदमी डिमांड करता है तो क्या करना चाहता है? वो खर्चा करना चाहता है। यानी कि जो डिमांड होती है वो क्या होती है? एक्सपेंडिचर के आदमी के बराबर होती है, यानी कि उसके व्यय जो होता है उसकी क्या होती है? बराबर होती है। या हम यह कह सकते हैं कि जो व्यय होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो क्या होता है? डिमांड के बराबर होता है। ठीक दोस्तों, और दोस्तों जो उत्पादक होता है यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है, जो उसकी आय होती है, जो उसकी आय होती है उसकी क्या करती है? उसकी सप्लाई को क्या करती है? दर्शाती है। यानी कि उत्पादक की आय उसके पूर्ति को दर्शाती है। और जो एक्सपेंडिचर होता है यानी कि जो व्यय होता है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का, वही क्या करता है? समग्र मांग को क्या करता है? दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो समग्र मांग है वो समग्र व्यय के बराबर है, क्योंकि आपने देखा ना यहाँ पर जितनी हम मांग करेंगे उतना ही तो व्यय करेंगे ना। अगर आप 5 सेब के लिए मांग कर रहे हैं तो आप व्यय भी तो 5 सेब के लिए करेंगे ना। तो यानी कि जो समग्र मांग है वो क्या है? समग्र व्यय के बराबर है। यानी कि समग्र मांग और समग्र व्यय क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। और एक दोस्तों हम अगर इस हिसाब से समझना चाहें तो हम जान सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई यानी कि समग्र पूर्ति जो होती है वो समग्र आय के बराबर होती है। और दोस्तों समग्र आय को क्या कहते हैं? हम नेशनल इनकम कहते हैं। यानी कि जो हमारी समग्र आय होती है वो क्या होती है? हमारी समग्र पूर्ति के बराबर होती है।
और जो समग्र आय है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं या नेशनल इनकम बोलते हैं। तो हमें यह भी कह सकते हैं कि जो समग्र पूर्ति है वो किसके बराबर है, वो नेशनल इनकम के बराबर है। ठीक दोस्तों, यानी कि समग्र पूर्ति राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको समझाते हैं फिर से। यानी कि दोस्तों जो एडी यानी कि जो समग्र मांग है और समग्र व्यय है क्या है, एक ही बराबर है। और यानी कि एडी और समग्र मांग एक ही बराबर है, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र एक दी गई अवधि के दौरान क्या करते हैं, खर्च करने को तैयार होते हैं। इसका अर्थ है एडी और समग्र मांग का अर्थ समान है, यानी कि इसका अर्थ यह है जो एडी है और जो समग्र व्यय है इसका अर्थ क्या होता है, समान होता है। ठीक दोस्तों समग्र व्यय से अभिप्राय नियोजित व्यय से है, ना कि वास्तविक व्यय से। यानी कि जो समग्र मांग की अर्थ हम निकाल रहे हैं उसका अर्थ यह नहीं है कि जो वो मतलब रियल एक्सपेंडिचर है, वह समग्र आय मतलब जो समग्र व्यय है वो क्या है, एक नियोजित व्यय है। यानी कि हाउस होल्ड या जो निजी फर्म है वो क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है व्यय करने को, वो वास्तव रूप में वो व्यय नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ नियोजन बना रहा है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देखेंगे लिखा है योजना बना रहे हैं, तो योजना बना रहे हैं इसका मतलब क्या है, यह एक वास्तविक क्या व्यय नहीं है, क्या है, एक नियोजित व्यय है। यानी कि समग्र व्यय से अभिप्राय नियोजित व्यय से है, ना कि वास्तविक व्यय से है। ठीक दोस्तों, इसलिए एडी कुल व्यय है जो सभी परिवार, फर्म, सरकार और शेष विश्व की एक दी गई समयावधि में खर्च करने की योजना बनाते हैं। इसलिए दोस्तों जो एडी है, एडी क्या है, कुल व्यय है। यानी कि जो समग्र मांग है वो क्या है, कुल व्यय है, जो सभी परिवार, फर्म, सरकार और शेष विश्व एक दी गई समय अवधि में क्या करते हैं, खर्च करने की योजना बनाते हैं। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि समग्र मांग के घटक क्या क्या होते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड को हम देखते हैं। दोस्तों जो समग्र मांग के घटक होते हैं चार होते हैं। दोस्तों समग्र मांग को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एडी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ना। तो दोस्तों अगर हम समग्र मांग को एडी बोलते हैं तो हम मान सकते हैं कि जो समग्र मांग के आय का घटक पहला है उसे हम बोलते हैं परिवार उपभोग, इसे हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दूसरा होता है उसे होता है फर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। और जो गवर्नमेंट की मांग होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जी से दर्शाते हैं। और दोस्तों एक होता है शेष विश्व से, जो हमारा मतलब व्यापार होता है उसको हम जो शेष विश्व से मांग होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक दोस्तों आप जान गए ना एडी के कितने अंग हैं, चार अंग है। पहला है सी मतलब परिवार का खर्चा, ठीक। और दूसरा है आई मतलब क्या है, निवेश व्यय, ठीक दोस्तों, जिसे हम फर्म का खर्चा बोलते हैं। और तीसरा होता है जी मतलब सरकारी व्यय। और एक्स माइनस एम यानी कि इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं हम शुद्ध निर्यात बोलते हैं। तो दोस्तों आइए इसे हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। अभी आप समझ नहीं पाएंगे लेकिन आप इसे पढ़ेंगे जब अच्छे से तो समझ जाएंगे। ठीक दोस्तों अब आइए इसे एक बार अच्छे से देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों जो एडी का प्रथम घटक है, यानी कि समग्र मांग का प्रथम घटक है, कंपोनेंट है, उसे हम बोलते हैं निजी परिवार या उपभोग व्यय, या निजी परिवार का उपभोग व्यय। ठीक दोस्तों इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से दर्शाते हैं। दोस्तों यह परिवार द्वारा एक लेखा वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर किया गया कुल व्यय होता है। यानी कि जो निजी उपभोग व्यय होता है, क्या होता है, परिवार द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं पर क्रय पर कुल व्यय किया जाता है एक लेखा वर्ष के दौरान, उसी को हम बोलते हैं निजी उपभोग व्यय, या इसे परिवार उपभोग व्यय भी हम बोलते हैं, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों दूसरा होता है जो समग्र मांग का घटक है वह है निवेश व्यय को इंग्लिश में बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों इससे अभिप्राय सभी निजी फर्मों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर किए गए कुल खर्च से है। यानी कि इससे अभिप्राय है जो फर्म होती है, जो जितनी ही पूंजीगत व्यय करती है उसको ही क्या बोलते हैं, हम निवेश व्यय बोलते हैं। यानी कि जो फर्म होती है जो मतलब व्यय करती है, कुल अपना खर्चा करती है, उसे को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि निवेश व्यय बोलते हैं। यह भौतिक पूंजी संपत्ति के स्टॉक जैसे कि मशीनरी, उपकरण, इमारत इत्यादि में योग और माल सूची में परिवर्तन को सम्मिलित करता है। सरलता के लिए हमारे अध्ययन में यह मान लिया गया है कि निवेश वह स्वायत्त है, अर्थात निवेश आय के स्तर से प्रभावित नहीं होता। दोस्तों हमारे चैप्टर में यह माना गया है कि जो निवेश है, यानी कि जो निवेश व्यय है वो क्या है, ऑटोनोमस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वायत्त बोलते हैं। स्वायत्त होने का मतलब यह है कि वो आय के स्तर से प्रभावित नहीं होगा, यानी कि निवेश हमेशा क्या रहेगा, स्वायत्त रहेगा, मतलब समान रहेगा। वो चाहे जितना भी आपकी आय हो उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, निवेश हमेशा समान रहेगा। आपकी आय बढ़ जाएगी तब भी निवेश उतना ही रहेगा, आपकी आय कम रहेगी तब भी निवेश उतना ही रहेगा। ठीक दोस्तों, और दूसरा जो समग्र मांग का तीसरा घटक होता है उसे हम बोलते हैं सरकारी व्यय, जिसे हम जी यानी कि कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर।
दोस्तों इससे अभिप्राय सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की आम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय से है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब क्या है, सरकारी व्यय का मतलब यह है, इससे अभिप्राय है जो सरकार द्वारा जो अर्थव्यवस्था की आम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं पर कुल व्यय किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सरकारी व्यय कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों देखिए इसका अर्थ है सरकार उपभोग व्यय और निवेश व्यय करती है। यानी कि जो सरकार है वो क्या करती है, उपभोग व्यय करती है और निवेश व्यय करती है। अब दोस्तों ये उपभोग व्यय और निवेश व्यय क्या है, इसे आइए दोस्तों हम अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए जो उपभोग वह है दोस्तों, उपभोग वह जनता की आवश्यकताओं जैसे कानून और व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, सेना इत्यादि को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। यानी कि उपभोग वह जो करती है सरकार, किस पे करती है, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करती है। जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, चिकित्सा पर, शिक्षा पर, यातायात, सेना इत्यादि को जो पूरा करने के लिए सरकार व्यय करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उपभोग व्यय कहते हैं। और जो सरकार का जो दूसरा व्यय होता है उसे हम बोलते हैं निवेश व्यय। निवेश व्यय में क्या होता है दोस्तों, इसमें इस हाईवे का निर्माण, सड़कें और पावर प्लांट आदि के निर्माण का समावेश होता है। यानी कि निवेश में क्या होता है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं, यानी कि जो पूंजीगत निवेश किए जाते हैं बड़े बड़े, उसमें उसको हम किसमें शामिल करते हैं, उसको हम निवेश में शामिल करते हैं। इसमें क्या होता है, निवेश में शामिल करते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें हाईवे का निर्माण, सड़क और पावर प्लांट आदि के निर्माण का समावेश किया जाता है। सरकार के व्यय का स्तर सरकार की नीतियों से निर्धारित होता है, जो कि सामाजिक कल्याण से समानता निर्देशित होती है। और सरकार का जो व्यय का स्तर होता है किससे निर्धारित होता है, जो सरकार की नीतियां होती है यानी जो उनकी पॉलिसी होती है उससे निर्धारित होती है। और सरकार की पॉलिसी सामाजिक कल्याण यानी कि लोगों के कल्याण से क्या होती है, संबंधित होती है। यानी कि सरकार जितना चाहेगी लोगों का कल्याण करना, उतना ही क्या करेगी, वो व्यय करेगी। ठीक दोस्तों, दोस्तों अब समग्र मांग का जो चौथा कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो चौथा उसका घटक है, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध निर्यात, जिसको इंग्लिश में एक्स माइनस एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम जान लेते हैं क्या होता है कि नेट एक्सपोर्ट क्या होता है। दोस्तों निर्यात देश की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं की शेष विश्व द्वारा की गई मांग को दर्शाता है। दोस्तों देखिए पहले जो निर्यात होता है उसका अर्थ क्या होता है, जो हमारे देश में वस्तुएं बन रही हैं उनकी मांग विश्व में कितनी है, यानी कि शेष विश्व द्वारा की गई मांग को क्या करता है, निर्यात दर्शाता है। और दोस्तों आयात से अभिप्राय है देश के निवासियों द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं की मांग से। और आयात का मतलब क्या होता है, जो विदेश में वस्तुएं बन रही हैं उनका जो हमारे देश मतलब देशवासी मांग कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आयात बोलते हैं। और दोस्तों जब हम निर्यात और आयात को घटा देते हैं तो क्या होता है, तो शुद्ध आयात क्या होता है, अरे शुद्ध निर्यात प्राप्त होता है। दोस्तों निर्यात और आयात के बीच के अंतर को शुद्ध निर्यात माना जाता है। यानी कि जो आयात और निर्यात के बीच का अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शुद्ध निर्यात कहते हैं। दोस्तों इसी के साथ आपका जो एडी है यानी कि समग्र मांग है उसके चारों घटक पूरे हुए। तो दोस्तों एक बार हम फिर से जान लेते हैं एडी के जो घटक है या जो इसके निर्धारक हैं चार, वो क्या है। पहला तो है निजी उपभोग व्यय, जिसमें क्या करता है, जिसमें हम परिवार के व्यय को शामिल करते हैं। दूसरा है निवेश व्यय, जिसको हम आय से दर्शाते हैं, और इसमें हम किसको शामिल करते हैं, इसमें हम फर्म के जो उसका जो निवेश होता है उसको क्या करते हैं, हम शामिल करते हैं। और जो तीसरा है वो है सरकारी व्यय। एडी का जो तीसरा घटक है वो है सरकारी व्यय, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें जो गवर्नमेंट उपभोग व्यय और निवेश व्यय करती है उसको शामिल करते हैं। और जो एडी यानी कि जो समग्र व्यय का चौथा घटक है वो है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात में क्या होता है दोस्तों, निर्यात माइनस आयात। ठीक दोस्तों यानी कि एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ना, एडी का क्या अर्थ है दोस्तों, एडी का अर्थ है एडी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यानी कि एडी क्या है दोस्तों, एडी क्या है, जो समग्र मांग है इन सभी के जो व्यय है उसका क्या है, योग है। ठीक दोस्तों, एडी बराबर निजी उपभोग व्यय धन निवेश व्यय धन सरकारी व्यय धन शुद्ध निर्यात। यानी कि हम जब इन चारों के जो व्यय होता है, जब चारों घटकों को हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है, एडी हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये है एडी का फार्मूला, आप इसे याद रखिएगा जो नीचे दिया गया है। दोस्तों इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों जो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जो समग्र मांग होती है उसको हम जान लेते हैं कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के कितने घटक होते हैं। दोस्तों अगर आपसे परीक्षा में समग्र मांग के घटक पूछ ले तो उसमें आपको चारों लिखने हैं, यानी कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यानी कि ये चारों घटक मैंने आपको भी पढ़ाए, उसको क्या करना है, अगर परीक्षा में पूछे कि एडी के कितने घटक हैं, समग्र मांग के कितने घटक हैं, तो इन चारों को क्या करना है, इन चारों को परीक्षा में लिखना है। ठीक दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब हम जो चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम सिर्फ उसमें क्या पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के सिर्फ दो क्षेत्रों को पढ़ेंगे। इसमें हम सिर्फ अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्रों को पढ़ेंगे, आगे के क्षेत्रों को हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप पेपर में पूछे कि एडी के कितने घटक हैं तो आप चारों बताइएगा। लेकिन दोस्तों जब समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड के चार घटक होते हैं, हम यह मान लेंगे कि यहाँ एक बंद अर्थव्यवस्था है और समग्र मांग केवल उपभोग व्यय और निवेश व्यय का ही फलन है। अर्थात
दो क्षेत्रीय जो अर्थव्यवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। और क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है, सिर्फ दो ही क्षेत्र शामिल किए जाते हैं एडी में, एक सी और एक आई। सी का मतलब क्या होता है दोस्तों, सी का मतलब होता है दोस्तों उपभोग व्यय जो परिवार द्वारा किया जाता है। आय का मतलब क्या होता है, जो फर्म द्वारा किया जाता है। यानी कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो ही घटक होते हैं, किसके, समग्र मांग के, एक सी और एक आई। यानी कि एक उपभोग व्यय और एक निवेश व्यय क्या होते हैं, यही दो घटक होते हैं समग्र मांग के दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को दोस्तों हम बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं, और जो चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होती है जिसमें हम गवर्नमेंट और शेष विश्व को शामिल करते हैं उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों एडी का चित्रात्मक प्रदर्शन हम देख लेते हैं। यानी कि एडी को हम कैसे डायग्राम के माध्यम से और टेबल के माध्यम से उसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम देख लेते हैं। दोस्तों एडी अर्थव्यवस्था के आय के स्तर पर निर्भर करता है। यानी कि दोस्तों जो एडी होता है वो आय के स्तर पर निर्भर होता है। इसका मतलब यह है जितना हमारे अर्थव्यवस्था में आय होगी उतना ही क्या होगा, हमारी समग्र मांग ज्यादा होगी। यानी कि जितना आय बढ़ेगी उतना ही हमारा क्या होगा, समग्र मांग बढ़ेगा। यानी कि समग्र मांग और का जो संबंध है वो किस पे निर्भर करता है, वो आय पर निर्भर करता है। ठीक दोस्तों, समानता एक अर्थव्यवस्था में आय और समग्र मांग के बीच सकारात्मक संबंध होता है। अर्थात जैसे आय का स्तर बढ़ता है एडी भी बढ़ता है और इसके विपरीत भी होता है। यानी कि जो समानता हम देखते हैं, जो एक अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, समग्र व्यय और अर्थव्यवस्था की आय के बीच में क्या होता है, सकारात्मक संबंध होता है। सकारात्मक संबंध होने का मतलब यह है जब अर्थव्यवस्था में आय बढ़ती है तो क्या होता है, तो समग्र व्यय भी बढ़ता है। यानी कि जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है तो लोग क्या करते हैं, तो अपना खर्चा भी बढ़ाते हैं। यानी कि जब आय बढ़ती है अर्थव्यवस्था में तो क्या होता है, लोगों के खर्च भी बढ़ते हैं, और जब आय लोगों की घटती है तो क्या होता है, लोगों के खर्च भी घटते हैं। ठीक दोस्तों, दोस्तों अब आगे हम जान लेते हैं इसको हम कैसे डायग्राम के माध्यम से दर्शाएंगे जो समग्र मांग होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे समग्र मांग को तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है, और जो ये है समग्र मांग का एक चित्रात्मक प्रदर्शन, यानी कि चित्रात्मक निरूपण है समग्र मांग का, और ये तालिका में निरूपण है समग्र मांग का। ठीक दोस्तों, अब इसे हम दोस्तों आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों जो तालिका है, हम इसी तालिका को क्या करेंगे, हम पूरे संपूर्ण चैप्टर में इसी तालिका का यूज करेंगे। यानी कि जो हमारा पाठ है आय और रोजगार निर्धारणालय, इसी में हम इस पूरे चैप्टर में हम इसी तालिका का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आप इस तालिका को हमेशा याद रखिएगा, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो दोस्तों आइए इसकी तालिका बनाते हैं समग्र मांग की। दोस्तों आइए पहले हम आय ले लेते हैं। आय को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो मान लेते हैं पहले आय 0 है, फिर 100 है, फिर 200 है, फिर 300 है, फिर 400 है, फिर 500 है, फिर 600 है। उसके बाद हम उपभोग लेते हैं दोस्तों। उपभोग को इंग्लिश में कंजम्पशन कहते हैं, और इसको हम सी से प्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए जब अर्थव्यवस्था पर मतलब 0 आय थी तो कितना उपभोग था, 40 था, 120 था, उसके बाद 200, 280, 360, 440, 520। ठीक दोस्तों, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने उपभोग मान लिया, और इसको मैंने क्या मान लिया, आय मान लिया। ठीक दोस्तों अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब आय 0 है तभी मैंने यहाँ पर उपभोग 40 लिखा है। दोस्तों ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों जब आदमी की आय 0 होती है तब भी वह कुछ ना कुछ खर्चा करता है। मान लीजिए कि आप कोरोना पीरियड का उदाहरण लीजिए, जब कोरोना फैला हुआ था तो इसमें तो लोगों की आय तो कुछ नहीं थी उस समय पर, लेकिन लोग तभी खर्चा कर रहे थे ना। तो उस समय पर जब उसकी आय 0 थी, लोग तभी उपभोग कर रहे थे। तो वो उपभोग कहाँ से कर रहे थे दोस्तों, या तो उधार लेके उपभोग कर रहे थे, या जो उनकी पिछली बचतें थी जो उन्होंने पहले पैसा बता रखा था कमा के, उसमें से क्या कर रहे थे, वो उसका उपयोग करके क्या कर रहे थे, उपभोग कर रहे थे। यानी कि जो 0 लेवल ऑफ इनकम, यानी कि आय के 0 स्तर पर भी क्या रहता है, उपभोग कुछ ना कुछ रहता है, क्योंकि जीने के लिए आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए। तो दोस्तों जो 0 लेवल पर जो ये उपभोग रहता है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि स्वायत्त उपभोग। ठीक दोस्तों, और दोस्तों हम इसे सी से दिखाते हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और दोस्तों इसी के ऊपर एक हम ऐसे पाई खींचते हैं, इसे बोलते हैं बार। यानी कि जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है उसको हम सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन का अर्थ है वह उपभोग, यानी कि स्वायत्त उपभोग का अर्थ है वह उपभोग जो आय के 0 स्तर पर होता है। ठीक दोस्तों, आय के 0 स्तर पर आप देखेंगे यहाँ पर 40 का उपभोग है, तो हम क्या बोलेंगे, जो 40 है क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, यानी कि स्वायत्त उपभोग है। स्वायत्त उपभोग का मतलब क्या है, या स्वायत्त है, या आय के स्तर से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि इंसान के पास अगर पैसा ना रहे तब भी वो कुछ ना कुछ पैसा खर्च करेगा, क्योंकि उसे जीना है, चाहे वो उधार लेके खर्च करे या चाहे अपनी पिछली बचतों से खर्च करे। इसलिए दोस्तों आय के 0 स्तर पर भी क्या रहता है दोस्तों, कुछ ना कुछ उपभोग होता है। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों अब इसके बाद आप देखेंगे इस चार्ट में दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे धीरे धीरे क्या हो रही है दोस्तों, यहाँ पर इनकम बढ़ रही है। यहाँ पर 0 थी, यहाँ से 0 से 100 हो गई, 100 के बाद 200 हो गई। लेकिन आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो उपभोग है उस वैसे नहीं बढ़ रहा है, उपभोग थोड़ा कम बढ़ रहा है। मानिए आप यहाँ पर इनकम हमारी 0 थी तो 100 हुई, तो हमारा जो उपभोग था वो 40 से क्या हो गया, 120 हो गया जब हमारी इनकम 100 हुई। उसके बाद जो हमारी इनकम यानी कि जो हमारा आय 200 हुआ तो हमारा उपभोग 200 हो गया। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों देखेंगे आप जो हमारा
वो आय 300 हुआ तो हमारा क्या हो गया, उपभोग 280 हो गया। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा होगा ना, जिस दर से उपभोग बढ़ रहा है उस दर से आय उससे ज्यादा तेज से बढ़ रही है। यानी कि जो उपभोग का दर होता है वो क्या होता है, आय के दर से क्या होता है, कम होता है। उपभोग का बढ़ने का दर आय के बढ़ने से दर से कम होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, जब आदमी की आय बढ़ती है तो क्या करता है, आदमी एक पर्टिकुलर अमाउंट क्या करता है, उसे बचाने लगता है। यानी कि वो क्या करता है, बचत करने लगता है जब व्यक्ति की आय बढ़ती है। तो इसलिए क्या होता है, जो उपभोग में वृद्धि होती है वो आय में वृद्धि से क्या होती है दोस्तों, कम होती है। यानी कि उपभोग में जब वृद्धि होगी वो जो आय में वृद्धि हो रही है उससे क्या होगी, वो कम होगी। ठीक दोस्तों, मान लीजिए अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो आप 100 रुपया खर्च नहीं करेंगे, आप उसमें से क्या हो सकता है, अच्छा 20 रुपया बचा रहे हैं। और हो सकता है कि आप जब 200 रुपया कमाएं तो आप 200 रुपया ना खर्च करें, उसमें से कितना खर्च करें आप, हो सकता है आप 160 रुपया खर्च करें और आप 40 रुपया बचा लें। तो दोस्तों यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, आपकी उपभोग भी बढ़ती है, लेकिन उपभोग उस स्तर से नहीं बढ़ता है जिस स्तर से आय बढ़ती है। और दोस्तों जो हमने इन्वेस्टमेंट ली है, यानी कि जो हमने निवेश लिया है जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हुए, उसे हमने क्या लिया है, 20-20 ले लिया। क्योंकि इसमें पहले तय गया था क्या रहेगा, हमारा जो इनकम रहेगा वो ऑटोनोमस रहेगा, वो स्वायत्त रहेगा। इसलिए हमने क्या किया है, 20-20 यहाँ पर क्या लिया है, अपना निवेश ले लिया है। यहाँ पर 20-20 हमने ले लिया, एक हम साधारणता के लिए लिए जिससे आसानी हो हमें। और चैप्टर में भी यही कहा गया है कि जो हमारा चैप्टर है, मैंने आपको पहले बताया था, उसमें साफ साफ शब्दों में बताया गया है कि जो हमारा निवेश व्यय होगा वो क्या होगा, स्वायत्त होगा। अर्थात वह निवेश आय के स्तर से प्रभावित नहीं होता है। मतलब आय चाहे जितना बढ़ जाए उससे हमारा निवेश को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। निवेश हमेशा बीसी रहेगा, यानी कि निवेश हमेशा स्वायत्त रहेगा, चाहे आय जितना बढ़े उससे निवेश पर कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों अगर हमें क्या करना है, अगर हमें एडी को निकालना है, यानी कि अगर हमें समग्र व्यय को निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हम सभी जानते हैं ना, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में एडी बराबर क्या होता है, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में एडी बराबर होता है सी प्लस आई। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में अभी पीछे आपको बताया था क्या होता है, एडी इक्वल टू सी प्लस आई। तो अगर दोस्तों हम क्या करेंगे, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में एडी निकालने के लिए, यानी कि समग्र व्यय निकालने के लिए, अरे समग्र मांग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एडी हम सी और आई को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि अगर हम सी और आई को इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, हमारा समग्र व्यय आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने वही लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है ऊपर एडी मतलब समग्र व्यय, और समग्र व्यय को हम क्या जानते हैं, सी प्लस आई। क्योंकि हम दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात करें ना, तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में दो ही क्षेत्र होते हैं, परिवार और फर्म। तो परिवार का हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैंने यहाँ पर सी लिख दिया, और हम जो फर्म होता है उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर हमने आई लिख दिया। यानी कि जो इन दोनों क्षेत्र का जो उपभोग होगा, जो इन दोनों क्षेत्रों का जो इनका व्यय होगा वही क्या होगा, एडी होगा। तो दोस्तों चलिए एडी को निकालते हैं, यानी कि हम अगर सी प्लस आई को जोड़ेंगे तो एडी निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 40 है ना, सी और आई कितना है 20, तो 40 और 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 60। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आ गया एडी 60। और उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर उपभोग कितना है, यानी कि सी कितना है, 120 है, और यहाँ पर निवेश कितना है, यानी कि आई कितना है, 20 है। तो जब हम 120 और 20 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 140। ऐसे ही हमने आगे आगे जोड़ के पूरा क्या किया है, एडी निकाल दिया। ठीक दोस्तों, एडी किसके बराबर होता है, एडी निवेश और सी के धन के बराबर होता है। यानी कि अगर हम निवेश और उपभोग को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एडी आ जाएगा। ठीक दोस्तों, यही है जो समग्र मांग का तालिका में प्रतिरूपण या प्रदर्शन है। अगर पूछे कि समग्र मांग, प्रश्न आ जाए परीक्षा में, समग्र मांग को आप तालिका में दर्शाइए, तो आप क्या करेंगे, यही तालिका बना देंगे। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों यही तालिका मैं पूरे चैप्टर में यूज करूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहेगी। ठीक दोस्तों अब हम इसका टेबल देख लिए ना समग्र मांग का। आइए अब दोस्तों हम देखते हैं समग्र मांग की वक्र, यानी कि समग्र मांग का जो चित्र होता है, वक्र होता है, उसको हम देखते हैं। दोस्तों ये समग्र मांग का वक्र है जो ये साइड में है। ठीक दोस्तों, अब इसको देखते हैं। दोस्तों इसको बनाने के लिए, समग्र मांग का वक्र यानी कि समग्र मांग का कर्व बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम दो ऐसे पहले समग्र मांग के लिए ऐसे बनाते हैं, और एक तरफ हम क्या ले लेते हैं, इसको आय ले लेते हैं एक तरफ, और इस तरफ क्या लेते हैं, हम समग्र मांग ले लेते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हम नीचे क्या लिया, हमने हमारी जो आय है उसको मैंने लिया है, और इस पे हमने क्या किया है, समग्र व्यय को लिया है। यानी कि यहाँ पर एडी लिया है और यहाँ पर हमने आय लिया है। ठीक दोस्तों अब इस पे हम इनकम ले लेंगे, नीचे पे यहाँ पर हम इनकम लिख देंगे जितनी भी है। दोस्तों मैं इनकम लिख देता हूँ जितनी भी है। अब हम इनकम कितना लिए थे दोस्तों, हम आप सभी को याद होगा तो हमने इनकम ली थी दोस्तों पहले 0, यहाँ पर 0 लिख देंगे। दोस्तों मैं इस पे एक बार इनकम लिख देता हूँ, एक बार यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, जो आय है मतलब जो यहाँ पर व्यय है उसको ले लेता है। व्यय मतलब एडी, यानी कि जो समग्र मांग है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक दोस्तों, फिर आपको दिखाता हूँ इसको चित्र को। ठीक दोस्तों, मैंने पूरा इनकम और व्यय लिख दिया। अब दोस्तों पहले हम जो हमारा निवेश है उसका वक्र बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा निवेश है आप इसमें देखेंगे तो हमारा निवेश हमेशा क्या है, 20 है। यानी कि 20 कहाँ, तो दोस्तों देखिए 20 यहाँ पर है, लेकिन दोस्तों हमारा जो निवेश है वो चाहे आज जितना भी बढ़े, चाहे देखिए आप चाहे इतना जितना भी बढ़ाइए आए, हमारा क्या है, निवेश एक समान है, यानी कि एक सीधी लाइन है। ठीक दोस्तों,
अगर मैं आपको इसको एक बार इरेज करके अच्छे से दिखाऊं, देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो निवेश का जो वक्र बना है दोस्तों, सीधी रेखा पे बना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो हमारा निवेश है वो स्वायत्त है। ठीक दोस्तों, आज चाहे जितना बढ़, आप नीचे देखिए इतना, ये आज 100 से 200, 200 से 300, ये सब हो गई 400, लेकिन हमारा जो निवेश है वो क्या है, हमेशा स्वायत्त है, वो बीसी है। ठीक दोस्तों, यानी कि जो हमारा स्वायत्त निवेश है उसका जो वक्र आएगा वो एक सीधी रेखा आएगी, जो कि आय के समांतर रेखा होगी। ठीक दोस्तों, जो स्वायत्त निवेश का जो दोस्तों ग्राफ है, इसको हम दोस्तों आई से प्रदर्शित कर देंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, आई लिखा है। ठीक दोस्तों, यानी कि आर से आई तक। ठीक, और ये किससे समांतर है, ये आई से क्या है, समांतर है हमेशा। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम जो हमारा उपभोग है उसको बना लेते हैं, यानी कि जो उपभोग है हमारा उसको हम चित्र बना लेते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा जो उपभोग है पहले कितना है, 40 है, तो यानी कि 40 कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये उपभोग गया, यानी कि जीरो स्तर पर, आय के जीरो स्तर पर देखेंगे तो हमारा उपभोग कितना है, 40, और 40 के बाद फिर कितना हुआ हमारा, 120 हुआ, यानी कि 120 हुआ। फिर 120 के बाद कितना हुआ हमारा, आय जो है, हमारी आय हो गई फिर 200 मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर है। फिर इसके बाद 200 के बाद हो गया 180, 180 के बाद कितना हो गया, 200, 200 माफ करिएगा, 280 हो गया। फिर 280 के बाद कितना हो गया, 360 हो गया। 360 के बाद कितना हो गया, 440 हो गया। 440 के बाद कितना हो गया, 520 हो गया। ठीक दोस्तों, फिर दोस्तों अगर आप इन सबको ऐसे मिलाएंगे आपस में तो क्या होगी, एक ऐसी रेखा बनेगी। ठीक दोस्तों अब आइए हम उसको प्लॉट कर लेते हैं अपने, जो हमारा क्या है, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है, यानी कि जो हमारी समग्र व्यय है, अगर उसको हम बनाना चाहे तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो योग है, जो सी और जो आई का योग आया है, उसको क्या करेंगे, हम इसी रेखा पर बना देंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो आय समग्र व्यय है वो आय के जीरो स्तर पर कितना है, 60 है। तो 60 कहाँ पर दोस्तों, 60 ये रहा 60। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 60 के स्थान पर एक बिंदु रखेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए समझाता हूँ। दोस्तों इसमें समझाने में थोड़ी कठिनता हो रही है, क्योंकि दोस्तों ये उससे इतने स्मार्ट बोर्ड पे आसानी से समझा मिलता है, इसमें थोड़ा आसानी नहीं है, तो थोड़ा दोस्तों आप मैनेज करिए। दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 60 हो गया। ठीक दोस्तों, 60 के बाद हमारी जो समग्र मांग है वो कितना है, 40 है, तो 40 मान लेते हैं हम कहीं, यहाँ पर है 40। ठीक दोस्तों, 40 के बाद हमारा जो भोग हो गया 120 है, फिर 120 को हम कहीं मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर है। 120 के बाद हमारा जो 300 है वो मान लेते हैं हम यहाँ पर है। 300 बाद 380 कहाँ पर है, यहाँ पर है, मान लेते हैं। 380 के बाद 460 कितना है, यहाँ पर है, और 540 कितना है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों अगर हम इन सभी बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो क्या होगी, हमारी एक रेखा बनेगी। ठीक दोस्तों, और जो ये रेखा बनेगी इसे हम क्या बोल देंगे, इसी को हम बोल देंगे ए डी, यानी कि क्या, समग्र व्यय। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों देखेंगे आप इन दोनों के बीच में दोस्तों समान अंतर है, यानी कि डी और सी के बीच में समान अंतर है। दोस्तों ऐसा क्यों है दोस्तों, ये समान जो अंतर है डी और सी के बीच में इसलिए है क्योंकि जो हमारा स्वायत्त निवेश है वो क्या है, वो हमेशा समान है। आय का शून्य स्तर है तो भी क्या है, हमारा निवेश समान है, इसलिए क्या है, इन दोनों के बीच में हमेशा समान अंतर रहेगा। किसके बीच में, सी और ए डी के बीच में। ठीक दोस्तों देखिए, आप अगर यहाँ पर देखेंगे जो हमारा जो कंजम्पशन का वक्र है, यानी कि जो हमारा उपभोग का आप देखेंगे जो वक्र है क्या है, ये ऊपर की ओर ढाल वाला है। दोस्तों ऊपर की ओर ढाल वाला कब होता है, जब क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है। देखेंगे आप दोस्तों, कंजम्पशन यानी कि उपभोग और आय में क्या है, धनात्मक संबंध। देखिए जैसे आय बढ़ रही है नीचे, वैसे क्या हो रहा है, हमारा उपभोग भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे जो आय का जीरो स्तर है, यानी कि यहाँ पर आय के जीरो स्तर पर भी देखेंगे दोस्तों कुछ उपभोग है। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं आप ना, जो आय का वक्र है कहाँ से चालू हो रहा है दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आय का वक्र यस से चालू हो रहा है ना, यहाँ से चालू हो रहा है ना दोस्तों। तो जो यहाँ से लेकर यस से ओ तक जो दूरी है क्या है, सी है। क्यों, मतलब सी बार है, सी बार को हम क्या बोलते हैं, स्वायत्त व्यय बोलते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोस्तों जो जीरो लेवल ऑफ इनकम यानी कि आय के शून्य स्तर पर भी कुछ ना कुछ क्या होता है, उपभोग होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वायत्त उपभोग बोलते हैं। और हमारे इस चार्ट में स्वायत्त उपभोग कितना है, 40 है। ठीक दोस्तों, यानी कि 40 जो है क्या है, ये स्वायत्त उपभोग है। ठीक दोस्तों, और इसे हम किससे दर्शाते हैं, सी बार से दर्शाते हैं। सी बार मतलब सी के ऊपर एक ऐसे पाई, सी को बोलते हैं हम सी बार। ठीक दोस्तों, और आप देखेंगे दोस्तों जो समग्र मांग है, यानी कि जो एडी का जो दोस्तों वक्र है वो भी क्या है, ऊपर की ओर ढाल वाला है। ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें भी क्या है, धनात्मक संबंध है। कैसे धनात्मक संबंध है दोस्तों, जब हमारी आय बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, हमारा समग्र व्यय भी क्या हो रहा है दोस्तों, देखेंगे आप बढ़ रहा है। आप देखिए यहाँ पर आय बढ़ रही है नीचे ना, 100 हुआ, 100 से 200, 200 से 400, 400 300 ऐसे हुआ ना। तो इससे क्या होगा, जो हमारी आय और जो हमारा एडी है यानी कि समग्र व्यय है उसमें क्या है, धनात्मक संबंध है। इसीलिए क्या है, जो समग्र व्यय का जो वक्र है वो क्या है, ऊपर की ओर ढाल वाला है। ठीक दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, यानी कि इस पूरे पेज का एक क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको आगे पढ़ने में आसानी हो। ठीक दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आप बताता हूँ दोस्तों, जो एडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसे हम देख लेते हैं। जो दोस्तों पहला बिंदु है वो यह है कि जो एडी है वो सी प्लस आई है, यानी कि एडी में हम क्या करते हैं, उपभोग
व्यय और उपनिवेश व्यय को क्या करते हैं, दिखाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में AD इक्वल टू C+I है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक दोस्तों, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था तो समझ रहे हैं ना, जिसमें सिर्फ फर्म और परिवार है, उसी को दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिसमें शेष विश्व और सरकार नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और जिसमें सरकार और शेष विश्व भी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। दोस्तों, जो AD से संबंधित जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह है कि सकारात्मक उपभोग जब आय का स्तर शून्य, यानी कि जब आय का स्तर शून्य है तब भी क्या है, कुछ सकारात्मक मतलब उपभोग है। यानी कि जब इंसान कुछ नहीं कमाता है तब भी क्या करता है, कुछ ना कुछ खर्च करता है। जैसा कि आप कोरोना पीरियड में देख सकते हैं। कोरोना के टाइम क्या हुआ था, लोगों के पास आय शून्य थी, लेकिन वो तब भी कुछ ना कुछ खर्चा कर रहे थे ना दोस्तों। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आय के शून्य स्तर पर भी लोगों को अपने जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ निश्चित मूल वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है, इसीलिए ऐसा होता है। यानी कि जब आय का शून्य स्तर होता है तभी लोग अपने जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, कुछ निश्चित मूल वस्तुओं और सेवाओं पर क्या करते हैं, खर्च करते हैं, चाहे उनके पास पैसा ना रहे। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम इसको हम बोलते हैं स्वायत्त उपभोग, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक उपभोग जब आय शून्य स्तर पर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदमी को जिंदा रहना है, तो उसके पास पैसा रहे या ना रहे, लेकिन वो तो भी कुछ ना कुछ क्या करेगा, खर्च करेगा, क्योंकि उसकी कुछ मूल आवश्यकताएं होती हैं। ठीक दोस्तों, दोस्तों तीसरा बिंदु है वो है उपभोग वक्र का ढाल। दोस्तों, जो उपभोग वक्र का ढाल होता है ऊपर की तरफ ढाल वाला होता है। जैसा कि आपने दोस्तों सुना, जो उपभोग वक्र का मैंने ढाल बनाया था वो कैसे था, ऊपर की ओर था, यानी कि जो उपभोग वक्र था वो ऊपर की ओर ढाल वाला था। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों जो उपभोग होता है वो आय के बढ़ने के साथ बढ़ता है, इसीलिए जो उपभोग वक्र का ढाल होता है वो क्या होता है, ऊपर की ओर ढाल वाला होता है। ठीक दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो उपभोग व्यय में जो अनुपातिक वृद्धि आय की वृद्धि से कम होती है, यानी कि जो उपभोग में वृद्धि होती है जितना, वो आय से हमेशा कम रहती है। यानी कि जिस स्तर से आय बढ़ेगी उस स्तर से उपभोग नहीं बढ़ता है, सदैव उससे कम ही बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक विशेष स्तर पर पहुंचने पर लोग अपनी आय को एक भाग बचा लेते हैं। यानी कि जो लोग होते हैं एक विशेष स्तर के पहुंचने के बाद क्या करते हैं, अपनी आय का एक कुछ भाग क्या करते लगते हैं, सेव करने लगते हैं, बचाने लगते हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि पूरा का पूरा पैसा खर्च नहीं करते हैं, कुछ रुपया क्या करते हैं, बचा लेते हैं। इसलिए क्या होता है, उपभोग व्यय हमेशा आय के अनुपात में ही नहीं बढ़ता है, उसके कम अनुपात में बढ़ता है। ठीक दोस्तों, और जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, स्वायत्त निवेश वक्र की ढाल है। स्वायत्त निवेश वक्र का ढाल जो होता है दोस्तों, देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, ये हमेशा x अक्ष के समांतर होता है। दोस्तों स्वायत्त निवेश जैसा कि जिसने हमने किसमें, जिसे हमने डायग्राम में आई से दिखाया था, यहाँ पर वन लिख दिया मैंने गलती से, उसमें मैंने क्या किया था, आई से दिखाया था। तो दोस्तों क्या होता है, जो दूसरा घटक होता है जो AD का, वो क्या होता है, निवेश व्यय होता है। और निवेश व्यय क्या होता है, निवेश व्यय सदैव क्या होता है, जो इसका वक्र होता है ये x अक्ष के क्या होता है, समांतर होता है। ठीक दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था ना, जो निवेश व्यय था उसको ऐसे लाइन में था, एकदम सीधी लाइन में था, किसके समांतर था, आय के समांतर था, यानी कि x अक्ष के समांतर होता है। क्योंकि यह माना जाता है कि आय के स्तर से स्वतंत्र होता है निवेश, यानी कि निवेश जो होता है आय के स्तर से स्वतंत्र होता है, इसकी हमारी मान्यता है इस पार्ट में। इसलिए क्या होता है, जो जो निवेश व्यय का जो वक्र होता है वो क्या होता है, x अक्ष के समांतर होता है। ठीक दोस्तों, जो AD से संबंधित पांचवा बिंदु है उसमें AD यानी कि C+I का जो प्रारंभिक बिंदु है उसके बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों इस पॉइंट में यह बताया जा रहा है कि जो AD का जो दोस्तों बिंदु है वो 0 से चालू ना होकर, आप देखेंगे जो हमने आपको चित्र बनाया था उसमें देखेंगे तो AD का वक्र जो है दोस्तों उसमें T से प्रारंभ हो रहा है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राष्ट्रीय आय के शून्य स्तर पर भी जो दोस्तों क्या होता है, कुछ न कुछ स्वायत्त निवेश और कुछ न कुछ क्या होता है, स्वायत्त उपभोग होता है। इसलिए क्या होता है दोस्तों, AD शून्य स्तर से न चालू होकर T बिंदु से प्रारंभ होता है। दोस्तों अगर आप दोस्तों चित्र में देखेंगे तो क्या होगा, जो AD है वो क्या होगा, T से चालू होता दिखाई देगा। जो मैंने आपसे बोला था ना, जिसमें आप स्क्रीनशॉट लेने को बोला था, जो आपको मतलब मैंने तालिका और जो वक्र बनाया था उसका स्क्रीनशॉट लेने को बोला था, अगर आप उसमें देखेंगे तो क्या होगा, जो AD है वो T से चालू हो रहा है वक्र में। और जो अब अगर आप देखेंगे तालिका में, तो तालिका में AD कहाँ से चालू हो रहा है, AD आय के शून्य स्तर पर भी 60 से क्या हो रहा है, चालू हो रहा है। ठीक दोस्तों जो AD का पांचवा बिंदु है वो यह है दोस्तों, AD वक्र का ढाल। AD वक्र का ढाल कैसा होता है दोस्तों AD वक्र का ढाल धनात्मक होता है, जो दर्शाता है कि जैसे आय बढ़ती है AD या समग्र व्यय भी बढ़ता है। दोस्तों AD वक्र का ढाल कैसा होता है दोस्तों, धनात्मक होता है। इससे यह पता चलता है दोस्तों, जो AD वक्र का ढाल धनात्मक इसलिए है क्योंकि ये आय से संबंधित है। क्योंकि जब आय बढ़ती है तो क्या होता है, हमारा समग्र व्यय भी बढ़ता है, इसलिए हमारा जो समग्र व्यय का ढाल होता है वो ऊपर की ओर ढाल वाला होता है, जिसे हम बोलते हैं धनात्मक ढाल। इसकी ढाल ऐसे होती है,
इस तरह की, यानी कि ऊपर की तरफ ऐसा जाता है। समग्र पूर्ति क्या होती है और आगे के जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के, उसको दोस्तों हम अन्य पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो दोस्तों एक वीडियो में अगर हम पढ़ना चलाए चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों आपको मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट सेकंड में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र को पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको हिंदी मीडियम में सभी विषयों की वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।